हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग शेयर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शेयर्स क्या होता है, देखिए सभी में अकाउंट्स में सबने शेयर्स के बारे में सुना होगा। तो बेसिकली अगर शेयर्स को समझाना हो तो ये क्या है, पूरे कैपिटल का वो स्मॉल पार्ट है। मतलब एक बड़ी सी चीज़ को अगर आप तोड़ दीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में कर दीजिए, तो जो एक छोटा सा पार्ट होगा जिससे ये मिलके पूरा एक साथ बना था, वही शेयर कहलाता है। तो मतलब कंपनी का पूरा कैपिटल, उसकी एक यूनिट कैपिटल जैसे इकट्ठा हुआ है तो अलग अलग छोटे छोटे यूनिट से इकट्ठा हुआ होगा। तो पूरा कैपिटल जो एक यूनिट, जिन जिन यूनिट से मिलकर बना, वो सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, शेयर्स कहलाती है ना। ये भाग, ये पार्ट, इस पार्ट को इस पार्ट को इस पार्ट को मिला देंगे तो टोटल कैपिटल बन जाएगी, दैट इज़ योर शेयर्स। लेकिन अब कंपनीज एक्ट की बात करते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में शेयर्स को क्या डिफाइन किया गया, तो वहाँ पे जो शेयर्स को डिफाइन किया गया वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में बताया गया और कहा गया कि शेयर्स क्या होता है, शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कि शेयर्स क्या है, जो कंपनी की कैपिटल होती है उसी में होता है और उसके अंदर स्टॉक को इंक्लूड किया गया है। सिर्फ उस स्टॉक को हटा दिया गया है जो डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग होता है स्टॉक और शेयर्स को। मतलब जहाँ पे ये बात क्लियरली हो जाती है, चाहे एक्सप्रेस फॉर्म में हो चाहे इम्प्लाइड फॉर्म में, कि ये स्टॉक है और ये शेयर है, तो वहाँ पे उस स्टॉक को हम शेयर्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अदरवाइज शेयर्स मीन्स स्टॉक है। शेयर और स्टॉक दोनों एक चीज़ है जो कि कंपनी का एक पार्ट है। अब जैसे आप कंपनी में वर्क करते हैं और आपको पता है कि ये हम इस पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और ये प्रोडक्शन का स्टॉक रखा है, क्लोजिंग स्टॉक रखा है या ओपनिंग स्टॉक रखा है। तो यहाँ पे ये जो स्टॉक बार बार बताया जा रहा है, ये स्टॉक कैपिटल नहीं है ना, क्योंकि ये स्टॉक क्या कह रहा है, ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि ये स्टॉक जो प्रोडक्शन हुआ है उसके फिनिश गुड्स हैं। तो इस तरह के स्टॉक को हम शेयर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। वही लिखा है कि स्टॉक एक्सेप्ट वेयर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स, जहाँ पे स्टॉक एंड शेयर्स में डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है वहाँ पे हम उस स्टॉक को शेयर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जनरली शेयर्स को स्टॉक कहा जाता है क्योंकि स्टॉक मतलब टोटल कैपिटल और शेयर्स क्या हो गया, उसी टोटल कैपिटल की एक यूनिट हो गया। तो इसीलिए जब कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन बनाई गई तो वहाँ पे ये कहा गया कि शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब इन डेफिनेशन के हिसाब से और बाकी चीज़ों को देखा जाए तो शेयर्स कैसी होती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसको ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सकती है ना। तो ये सब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इमूवेबल जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गई, लैंड हो गई, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हम उठा के कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन शेयर्स कैसी होनी चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। शेयर्स को एज अ गुड्स ट्रीट किया गया है, कहाँ पे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर। शेयर्स मतलब गुड्स, तो शेयर गिव्स राइट्स एंड लायबिलिटीज़ टू द होल्डर। जो लोग भी शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं कि ये शेयर्स मेरे पास हैं, तो इसका मतलब वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर कहलाते हैं। और इस शेयर्स को होल्ड करने की वजह से ही उनके पास राइट्स और लायबिलिटीज़, मतलब उनकी कुछ जिम्मेदारियां हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें जो हैं, कुछ पे ऑफ करने की लायबिलिटीज़ हो जाएगी, ये सारी चीज़ें अपने आप अराइज हो जाती हैं। तो बेसिकली जो शेयर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ये हम सभी जानते हैं, क्लास 9-10 से ही आप ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं कि शेयर्स क्या होता है, ठीक है। पर एक अगर इन क्रक्स समझना हो तो शेयर्स क्या है, टोटल कैपिटल का वो छोटा सा स्मॉल पार्ट हो गया। जैसे 10 करके हमने 10 टाइम्स मिला लिया तो वो कितना हो गया, हमारा 100 हो गया। तो ये अब 100 कैपिटल हो गई। लेकिन अगर एक यूनिट की बात करें तो वो कितना है, 10 की है। तो ये 10 जो था पर्टिकुलर वो शेयर हो गया। इसी तरह 10 हमने अपना शेयर मिलाया, 10 आपने अपना शेयर मिलाया, 10 आपने अपना शेयर मिलाया, इस तरह कई लोगों ने अपना अपना शेयर मिलाया और क्या तैयार हो गई, 100 की कैपिटल तैयार हो गई, वो पार्ट, राइट। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस की। सो ऑर्डिनरी शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड, ऑर्डिनरी शेयर्स को और क्या कहा जाता है, तो ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स। हमने बताया शेयर्स दो तरीके से होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब क्या हो गया, इक्विटी शेयर्स। कंपनी कैन इशू, कंपनी कौन से शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी या प्रेफरेंस, तो कंपनी दोनों ही इशू कर सकती है। तो इस केस में हम कह सकते हैं इक्विटी शेयर्स येस इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, क्या ऐसा इक्विटी शेयर इशू किया जा सकता है जिसके पास अलग अलग वोटिंग राइट्स हों, अलग अलग पावर हो, मतलब उसमें कुछ कंडीशन अटैच हो, ऐसे शेयर्स भी, इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकती है कंपनी। सो यस, कंपनी ऐसे भी इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है,
ओके। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि ये डिफरेंशियल राइट्स क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो अ पब्लिक कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल्स राइट। तो जो पब्लिक कंपनी होती है, देखिए यहाँ पे साफ क्लियर है, पब्लिक कंपनी ना कि प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के पास पावर होती है कि वो अपने इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं की जा रही है, इक्विटी शेयर्स को, अपने इक्विटी शेयर्स को अलग अलग राइट्स के थ्रू इशू कर सकते हैं। एक सिंपल इक्विटी शेयर हो गया, ऑर्डिनरी हो गया। एक हम शेयर इक्विटी इशू करने वाले हैं जिसके साथ कुछ कंडीशन अटैच होगी, उनके पास कुछ अलग पावर होगी, अलग होगा, वो नॉर्मल नहीं होंगे। तो क्या ऐसा पब्लिक कंपनी कर सकती है? यस, कर सकती है। किसके अकॉर्डिंग? तो इन अकॉर्डेंस विद कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। इस रूल के अकॉर्डिंग ये पावर पब्लिक कंपनी को मिली हुई है कि वो इक्विटी शेयर्स को अलग राइट्स के साथ भी इशू कर सकती है। अब ये राइट्स कैसे होते हैं? जैसे इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अलोन। मैंने एक ऐसा इक्विटी शेयर इशू किया जिसके पास एक अलग वोटिंग राइट है। जैसे सपोज करिए कि मेरी कंपनी में, मैं एक कंपनी हूँ, मैंने अपने कैपिटल इकट्ठा करने के लिए इक्विटी शेयर इशू किया, राइट। तो जो मैंने इक्विटी शेयर इशू किया, तो मैंने क्या कहा कि एक शेयर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो आपको 10 रुपीज़ के मिलेंगे, है ना। पर इक्विटी शेयर्स की प्राइस क्या रखी गई है? फेस वैल्यू क्या रखी गई? 10 रुपीज़ रखी गई है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी शेयर हो गया। अब मैंने क्या किया, एक तो ये इशू किया, दूसरा मैंने फिर इशू किया कि अब मैं एक और इक्विटी शेयर इशू कर रही हूँ जिसकी जो प्राइस होगी वो 12 रुपीज़ होगी, या मैंने कह दिया 8 रुपीज़ होगी। सपोज़ मैंने कहा 8 रुपीज़ होगी, मैंने कहा एक और इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है जिसकी प्राइस होगी 8 रुपीज़। लेकिन ये इक्विटी शेयर जो खरीदेगा उसके पास, जब वो 10 इक्विटी शेयर खरीद लेगा तो उसको एक वोटिंग पावर मिल जाएगी। वोटिंग पावर क्या होती है, पहले ये समझिएगा। देखिए, जब भी कंपनीज़ में मीटिंग होती है और कोई डिसीज़न लिया जाना होता है, लाइक कंपनी का कैपिटल चेंज करना है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई चेंजेस करने हैं, नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ चेंजेस करना है, मतलब कंपनी में जब भी कोई डिसीज़न लेना होता है ना, तो वो कहाँ पर डिसीज़न लिया जाता है? मीटिंग में लिया जाता है। और मीटिंग में डिसीज़न जब लिया जाएगा और बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? वहाँ पे ये किया जाता है कि कौन से लोग इन बातों से एग्री करते हैं, कौन से लोग इन बातों से एग्री नहीं करते हैं, इसके लिए वोट पड़ता है। तो अब आप जितने जितने शेयर खरीदे होंगे, जैसी आपके पास पावर होगी उसी हिसाब से आपकी वोटिंग पावर होगी। तो जो जितना वोट करेगा उस हिसाब से डिसाइड होगा कि काम होगा या नहीं होगा। तो यही बात कह रहा है कि वोटिंग राइट्स किस, मतलब उन शेयर्स के साथ स्पेशल वोटिंग राइट्स होगी। तो जैसे मैंने कहा कि अगर अब मैं 8 रुपये के शेयर इशू कर रही हूँ, एक शेयर अगर आप खरीदेंगे तो 8 रुपये ही देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये 10 शेयर खरीदेंगे तो आपके 10 शेयर पे आपको एक वोट देने की पावर मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, मैंने एक अलग वोटिंग राइट के साथ इस इक्विटी शेयर को मार्केट में लॉन्च किया, इशू किया। जब इस शेयर्स को कोई खरीदेगा, अगर उसने 8 शेयर खरीद लिए तो उसके पास कितने पावर आ गया? एक वोटिंग पावर आ गया। तो इस चीज़ को कहते हैं ना डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का होना। क्लियर है? नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल डिविडेंड राइट्स अलोन। अब मैंने एक ऐसा इक्विटी शेयर इशू किया जिसमें अलग डिविडेंड राइट्स हैं कि अगर डिविडेंड बटेगा तो आपको कैसे बट जाएगा, कितने का बट जाएगा, कितना प्रॉफिट का बटेगा। तो मैंने फिक्स करके, मतलब एक तरीके से, मतलब हमने आपको प्रायोरिटी दे दिया, आपके पास एक राइट आपको दे दिया, अपॉर्चुनिटी दे दी कि अगर आप ये वाला शेयर खरीदोगे तो आपको इस तरह से कंडीशन होंगी, राइट। इक्विटी शेयर विद डिफरेंस राइट्स एज टू वोटिंग एज वेल एज डिविडेंड। मैं ऐसा भी इक्विटी शेयर इशू कर सकती हूँ जिसमें वोटिंग राइट का भी हो और डिविडेंड का भी हो, ये भी इशू किया जाता है। मतलब एक ही इक्विटी शेयर में दोनों राइट्स अटैच्ड हों। या मैं एक ऐसा कर सकती हूँ कि कोई भी इक्विटी शेयर इशू करूँ जिसमें कुछ अलग ही राइट्स के साथ इशू कर दूँ। तो मतलब क्या हो गया कहने का कि एक पब्लिक कंपनी अपना इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, लेकिन अलग वोटिंग राइट्स के साथ भी कर सकती है। उसके पास डिफरेंट राइट्स के साथ वो कर सकती है। चाहे वो इक्विटी शेयर वोटिंग के रिगार्डिंग हो तो भी कर सकती है, डिविडेंड के रिगार्डिंग हो तो भी कर सकती है, वोटिंग और डिविडेंड दोनों को मिला के हो तो भी कर सकती है, और या कुछ अलग ही तरीके का कोई और कंडीशन अटैच करना चाहती है उस इक्विटी शेयर के साथ तो वो भी कर सकती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2008 में टाटा मोटर्स कंपनी ने अपने एक नया इक्विटी शेयर लॉन्च किया था जिसको उन्होंने बोला ए इक्विटी शेयर, ए फॉर एप्पल, ए इक्विटी शेयर उन्होंने उसको डिनोट किया। उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये ए इक्विटी शेयर्स जो परचेज करेंगे वो अगर 10 इक्विटी शेयर परचेज करेंगे तो उनको एक वोटिंग पावर मिल जाएगी। मतलब इस तरह ये वाला ए सिक्योरिटीज़, जिसका नाम क्या है? ए इक्विटी शेयर्स अगर किसी ने 10 खरीदे तो उसके पास एक वोटिंग पावर आ जाएगी। तो अगर मैंने 20 इक्विटी शेयर खरीद लिए हैं ए वाले, तो मेरे पास कितनी वोटिंग पावर आ जाएगी? 2 वोटिंग पावर्स आ जाएगी। तो ये कैसा था? ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का इक्विटी शेयर्स उन्होंने लॉन्च किया था। तो पब्लिक कंपनी ऐसा कर सकती है। क्लियर है?
तो ये बात हो गई पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की या उनके वोटिंग राइट्स की कि शेयर्स कैसे होते हैं। देखिए इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हमने बहुत ऑलरेडी जाना हुआ है, बचपन से पढ़ते आए हैं, तो इतना तो आइडिया है ही हमें। लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और अब हम कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन क्या है, कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी क्या चीज़ इशू नहीं कर सकती है, रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स या ऑल ऑफ द अबव। देखिए प्रेफरेंस शेयर्स के भी कई टाइप्स होते हैं, लाइक रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, है ना। तो ये अलग अलग टाइप्स जो प्रेफरेंस शेयर्स के होते हैं उनके पीछे अपना रीज़न होता है, मतलब वो नाम उसको क्यों डिनोट किया गया। लाइक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब हो गया कि अगर आप ये वाले शेयर खरीद के मुझे पैसा देंगे तो आपको जब चाहेंगे 10 साल बाद, 5 साल बाद वो रिडीम हो जाएगा, मतलब 5 साल के बाद हम आपसे प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लेंगे और आपको पैसा उठा के वापस कर देंगे। मतलब आप एक अगर शेयर होल्डर है, मैं एक कंपनी हूँ और मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया और मैंने कौन सा इशू करने की बात की, रिडीमेबल, तो इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि ये 7 ईयर्स का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया। इसका मतलब मैं आपसे कह रही हूँ कि 7 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर खरीदिए और जो पैसा है मुझे दे दीजिए, ठीक है, जितने रुपए का ये प्रेफरेंस शेयर उतने रुपए मुझे दे दीजिए। वो मेरे लिए कैपिटल बन गई। आपके पास क्या आ गया, एक प्रेफरेंस शेयर आ गया। अब वो कौन से हैं, 7 ईयर्स वाले प्रेफरेंस शेयर है। इसका मतलब 7 ईयर्स के बाद आप वो प्रेफरेंस शेयर मुझे वापस कर देंगे और मैं आपको एक अपना पूरा अमाउंट जो है वो वापस कर दूंगी, जो आपने मुझे पे किया था विद इंटरेस्ट वगैरह मैं आपको पे कर दूंगी, मतलब डिविडेंड मिल देगा वहाँ पे, वो मैं आपको पे कर दूंगी। तो ये क्या हो गया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया। इसी तरीके से इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाता है, इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब जिसके पास ये पावर नहीं है। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा तो अब आप हमेशा डिविडेंड पाते रहेंगे, है ना, लेकिन पूरा अमाउंट जितने का आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा था वो अमाउंट कंपनी कभी भी आपको रिटर्न नहीं करेगी। दैट इज इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब हो गया कि आप कंपनीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके वर्किंग में और बाकी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि अभी जब आप शेयर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर होते हैं और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कैपिटल में तो इंक्लूड होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ओनर नहीं कहा जाता है ना, ये एक तरीके की लायबिलिटी में आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर। जब आप लिक्विडेशन सॉल्व करेंगे तो भी आप देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स एक तरीके से लायबिलिटी में हमारे आ जाते हैं, क्योंकि इनको पे करना हमारी प्रायोरिटी हो जाती है। तो यही बात कह रहा है कि कंपनी भी कभी भी इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने इरिडेमेबल इशू कर दिया इसका मतलब मैं आपको पूरा अमाउंट कभी भी वापस नहीं करूँगी। इसका मतलब आप तो हमेशा मेरी कंपनी के साथ बने रहेंगे। अब आप हमेशा हमारी कंपनी के साथ बने रहेंगे तो फिर आप मेरे ओनर हो गए ना। तो इसीलिए इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कभी भी इशू नहीं किया जा सकता है, राइट। इसी तरह अगर हम बात कर ले इक्विटी शेयर्स की, तो इक्विटी शेयर कैसे इशू नहीं किया जाता, रिडीमेबल, क्योंकि इक्विटी शेयर क्या है, ओनर है। और मैं अगर आपको कहूँ आप ओनर हो, मैं कहूँ आप 6 साल के लिए ओनर है, 6 साल के बाद मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगी, पैसा वापस करने के मतलब ओनरशिप खत्म। तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर तो क्या होते हैं, ओनर होते हैं। तो इक्विटी शेयर्स कैसे नहीं इशू किया जा सकते, रिडीमेबल, और प्रेफरेंस शेयर कैसे नहीं इशू किया जा सकते, इरिडेमेबल। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी मेकिंग पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स मस्ट रिसीव अ मिनिमम ऑफ %% ऑफ द होल इशू ऑफ द पब्लिक। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी जो है पब्लिक इशू लाती है शेयर्स की, मतलब पब्लिक से पैसे, शेयर पब्लिक में शेयर को इशू कर रही है और वहाँ से पैसे कलेक्ट कर रही है कंपनी, तो कम से कम कितना % उसको पूरे इशू का मिलना चाहिए। तो दैट इज़ द आंसर इज़ व्हाट, ऑप्शन नंबर सी, 90%। और ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशू ऑफ बोनस शेयर इम्प्लाइज द पेमेंट ऑफ डैश इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स इंस्टेड ऑफ कैश। तो इनमें से कौन सा वो शेयर्स है, मतलब कौन सी वो चीज़ है जिसके लिए बोनस शेयर्स इशू किया जाता है। और बोनस शेयर्स का मतलब यही होता है कि भाई हम आपको कैश पेमेंट नहीं कर रहे, हम आपको कैश की जगह क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, राइट। तो वो क्या हो जाता है, बोनस शेयर। बोनस शेयर मतलब जैसे कहते हैं आपको बोनस मिला है, जो लोग जॉब करते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो कहते हैं कि बोनस मिला, मतलब एडिशनल कैश मिला है। अब अगर मैंने कहा बोनस शेयर मिला है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एडिशनल तो मिल रहा है लेकिन एडिशनल कैश नहीं मिल रहा है। एडिशनल क्या मिल रहा है आपको, शेयर्स मिल रहा है। तो कंपनीज़ में बोनस शेयर कब इशू किया जाएगा, सो शेयर्स से क्या मिलता है, डिविडेंड। तो आपको डिविडेंड देना था कैश में, कंपनी ने आपको डिविडेंड कैश में नहीं दिया, उसकी जगह उन्होंने क्या इशू कर दिया आपको, बोनस शेयर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अमाउंट विथ विच कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड। तो जो मैक्सिमम अमाउंट है, कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना हो सकता है, जो रजिस्टर्ड कैपिटल, मतलब किसी भी केस में पूरी लाइफ टाइम कंपनी इससे ज़्यादा कैपिटल अपनी कंपनी में नहीं रख सकती।
सकती है। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल जो होती है, जो रजिस्टर्ड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। और देखिए ऑथराइज शेयर कैपिटल को ही हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ये तीनों ही ऑथराइज कैपिटल के नाम होते हैं और यही वो कैपिटल है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। एमओए के कैपिटल क्लॉज में मेंशन होना होता है ना, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल आपके एमओए में मेंशन कैपिटल होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड टू। अगर शेयर्स को प्रीमियम में इशू किया गया है ना, 10 रुपये के शेयर्स को 12 रुपये में इशू किया गया, तो जो 12 रुपये में 2 रुपये एक्स्ट्रा है, मतलब प्रीमियम के 2 रुपीज़, वो कहाँ पे आप अपने अकाउंट्स में क्रेडिट करोगे, तो दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइशूड एट। जो शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है, मतलब हिंदी में कहते हैं उसको हरड़ करना, मतलब आपने शेयर्स खरीदा था और आपने शेयर्स खरीद लिया, तो शेयर्स का जो पेमेंट देना होता है ना, पैसे का जो पेमेंट, जैसे मान लीजिए आप 10 रुपीज़ का शेयर खरीदे हैं, तो अब 10 रुपीज़ जो आपको पे करना है ना, वो एक साथ नहीं पे करना होता है, क्योंकि शेयर्स कोई एक शेयर थोड़ी खरीद रहे होंगे, आप 1 लाख शेयर खरीद रहे होंगे, 50,000 शेयर खरीद रहे होंगे, 20,000 शेयर खरीद रहे होंगे, 10,000, 5,000, इस तरह से शेयर्स खरीदेंगे। तो जो आपको एक शेयर पर 10 रुपीज़ पे करना, वो एक साथ नहीं करना होता है, उसके लिए कंपनी इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो कहेगी इतना रुपये एप्लीकेशन पे दे दो, इतना अलॉटमेंट पे दे देना, इतना आप फर्स्ट कॉल पे दे देना, पहली बार जब हम पैसा मांगेंगे तब दे देना, ये सेकंड कॉल पे दे देना, इस तरह उसको पार्ट्स में, इंस्टॉलमेंट में मांगती है पैसे। तो मान लीजिए आप कोई एक इंस्टॉलमेंट देने में कैपेबल नहीं रहे, मतलब आपने कोई एक पेमेंट नहीं की, चाहे आप अलॉटमेंट नहीं दे पाए, चाहे आप कॉल मनी नहीं दे पाए, मतलब कोई भी एक चीज़ आप पे नहीं किए, तो उस केस में कंपनी के कुछ रूल्स हैं जो कि मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी मेंशंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो वो क्या करेगी, आपसे शेयर अपना वापस ले लेती है कि जाओ आप मेरा पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो अब जो अब मैंने आपको शेयर्स दिए थे अब हम वापस ले ले रहे हैं, उसी को कहते हैं फॉरफिटेड शेयर्स ना, शेयर्स को वापस ले लेना, हरड़ कर लेना। लेकिन यहाँ पे देखिए बायबैक ऑफ शेयर्स अलग है, फॉरफिटेड शेयर्स अलग होता है। फॉरफिटेड में मैंने शेयर्स इसलिए ले लिया आपसे क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर पाए, आपने गलती करी, आपको पे करना था आप नहीं कर पाए, इसलिए मैंने आपसे ले लिया। और बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होगा, शेयर्स का आप पूरा पेमेंट कर चुके थे, लेकिन अब कंपनी को लग रहा है कि ये शेयर्स फालतू में ही मार्केट में पड़े हैं, मेरी कैपिटल बढ़ रही है, इनको खरीद लेते हैं, तो वो बाय बैक वापस से खरीदती है ना, बाय करती है, तो वो एक अलग हो गया। और फॉरफिटेड मतलब आपसे मैंने वापस लिए क्योंकि आप डिफॉल्टर हैं, ठीक है। तो अगर मैंने बीइंग इन कंपनी मैंने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है, तो अब मैं वापस खरीद ली शेयर्स को, तो उसको क्या घर में रखेंगे, नहीं, उसको वापस से मार्केट में इशू करेंगे किसी और को। आप पेमेंट नहीं कर पा रहे थे तो आपसे लेके जो पेमेंट कर सकता मैं उसको दे दूंगी। तो जब हम उसको री इशू करते हैं, वापस से किसी को देंगे, तो उस वक्त इसको किस प्राइस पे देना होगा। तो अब आपसे तो मैंने ले लिया, अब मैं उसको किसी और को देने जाऊंगी, तो चाहे तो मैं उसे पार पे दे दूं, प्रीमियम पे दे दूं, डिस्काउंट पे 10 रुपये के थे तो 10 रुपये पे दे दूं, 10 के 12 दे दूं या 10 के 8 दे दूं, कितने पे मैं कर सकती हूँ। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ देम। फॉरफिटेड शेयर कैन बी री इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तीनों में से किसी पे भी उसे फॉरफिट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल शेयर्स कैन बी इशूड एट। नॉर्मली जो शेयर्स होते हैं, मतलब फॉरफिटेड शेयर्स नहीं है, आप कंपनी पहली बार इशू ला ही रही है, शेयर्स को इशू कर रही है, तो जो इसे क्या हुआ, नॉर्मल शेयर्स हो गए। तो अगर उसको किस पे प्राइस पे इशू करेंगे, तो देखिए अब आप पहली बार कोई चीज़ इशू करेंगे उसको डिस्काउंट पे करेंगे क्या, अगर आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी ही नहीं तो कोई शेयर खरीदेगा ही नहीं, तो आप ऑलरेडी शेयर्स को डिस्काउंट पे थोड़ी इशू कर सकते हैं। तो नॉर्मल शेयर्स हमेशा पार या प्रीमियम पे इशू करते हैं, लेकिन फॉरफिटेड क्योंकि ऑलरेडी वो सेकेंड हैंड हो चुकी है, तो सेकेंड हैंड की जो चीज़ें होती हैं वो आपका डिस्काउंट पे जाती हैं, है ना, आप उसको कम प्राइस पे ही करते हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है तो आप उसे प्रीमियम पे भी इशू करोगे तो लोग खरीद लेंगे। सेकेंड हैंड, जैसे विंटेज, मान लीजिए सेकेंड हैंड कार है पर वो एक विंटेज कार है, तो उसको प्रीमियम अमाउंट देके लोग खरीद लेंगे, आप उसको हाई चार्ज करो तो भी लोग खरीद लेते हैं, भले वो सेकेंड हैंड हो और बहुत पुरानी क्यों ना हो, है ना, वैल्यू के मतलब है। इसीलिए जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं उनको हम री इशू जब कर रहे हैं ना, तो हम किसी भी प्राइस पे कर सकते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, किसी पे भी। लेकिन जब फ्रेश इशू ला रहे हैं तो उसे कम पे लाने का कोई मतलब नहीं है। अब टाटा कंपनी ने मान लीजिए नई कार इशू करी, तो नई कार इशू करी तो जो भी प्राइस फिक्स करेगी वो उसकी पार प्राइस होगी, इतने में इशू करी। अब डिस्काउंट में क्या, अपनी कॉस्ट से कम में थोड़ी ना इशू करेगी। तो ये चीज़ होता है कि नॉर्मल शेयर्स कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड। उन्होंने कहा ऑथराइज कैपिटल का वो पोर्शन जो कि तभी मंगाया जाएगा जब कंपनी लिक्विडेट हो रही हो, कंपनी बंद हो रही होगी, है ना। मतलब ऑथराइज, मैंने आपको कैपिटल इशू किया था और अब मैं कुछ अमाउंट ऐसा है जो अभी नहीं मंगाया जा रहा, वो कब मंगाया जाएगा, जब कंपनी बंद होगी तब। तो उस तरह की कैपिटल को हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल, है ना। कैपिटल का वो पोर्शन जो हम रिजर्व करके रखे हैं अपनी
प्रॉब्लम की सिचुएशन के लिक्विडेशन के टाइम पे बहुत लोगों का पेमेंट करना होता है, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कंपनी बंद हो रही होती है, तो सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना पड़ता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या हो जाएगा, आप रिजर्व रखे हो, अपने कैपिटल का ही पोर्शन रिजर्व करके रखे हो, इसीलिए इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, है ना। कैपिटल रिजर्व अलग टर्म हो गया, और रिजर्व कैपिटल, रिजर्व आप रिजर्व क्या कर रहे हो, कैपिटल रिजर्व कर रहे हो। तो ये चीज़ हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑथराइज कैपिटल पता ही है, इशूड शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का वो पोर्शन जो आपने मार्केट में इशू कर दिया पैसा लेने के लिए, और सब्सक्राइब कैपिटल आपने इशू किया, लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, लोगों ने कहा कि हाँ मैं खरीदूंगा खरीदूंगा खरीदूंगा, तो जितने लोगों ने खरीदने के लिए किया वो सब्सक्राइब्ड हो गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, तो जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो कैसा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल या इम्पर्सनल। तो देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि शेयर फॉरफीचर जो होता है वो किस तरह का चीज़ होता है, अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट होता है, उनका नेचर पूछा जाता है ना। आपको पता है पूरे अकाउंट्स में बेसिकली पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 ही अकाउंट्स में हम डिवाइड करके काम करते हैं, और सारे उसी गोल्डन रूल उसके अप्लाई होते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन कैसा होगा, ये देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप कब करते हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप डेबिट क्रेडिट करते हो ना, तो कब करते हो आप, जैसे आपने एप्लीकेशन इशू किया है ना, आपने शेयर इशू किया, अब शेयर इशू करने में बहुत सारे लोगों ने इसे खरीदा और एप्लीकेशन मनी आपको दे दी, है ना। मिस्टर ए ने दी, बी ने दी, सी ने दी, ई ने दी, एफ ने दी, मतलब बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन मनी आपको दी। अब आप अपने अकाउंट में जब लिखने जा रहे हैं तो सबका नाम तो लिख नहीं सकते, बहुत सारे लोग हैं, सबको तो नहीं लिख सकते, तो आपने बहुत सारे लोगों का नाम, और सबने क्या दिया कि एक कॉमन चीज़ दी, क्या दी, एप्लीकेशन का पैसा दिया है ना, एप्लीकेशन दिया है अपना अपना। तो आपने क्या किया, उन बहुत सारे लोगों को एक नाम से डिनोट कर दिया, दैट इज़ व्हाट, शेयर एप्लीकेशन। ये वो लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है। अब नाम बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बुक में लिख दे रहे हैं कि भाई ये एप्लीकेशन वाले लोग हैं, इतना अमाउंट एप्लीकेशन से आया है। तो ये कैसा हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आंसर विल बी व्हाट, पर्सनल अकाउंट। क्लियर है, तो इस हिसाब से इस चीज़ को समझिएगा। इसी तरह अलॉटमेंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है। तो आप ये क्या कर रहे हो, अलॉटमेंट मतलब क्या, अलॉटमेंट मनी आपने कॉमन ढूंढा कि लोगों का ये जो पैसा आया है, ए से आया, बी से आया, सी से आया, डी से आया, ई से, एफ, जी से, जितने लोगों से भी पैसा आया, पैसा किस लिए आया, अलॉटमेंट के लिए आया। तो कॉमन नाम दे देते, क्योंकि अलग अलग लोगों का नाम लिखने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कॉमन नाम दे देते। तो कॉमन नाम आपने इनको क्या कर दिया, अलॉटमेंट कर दिया या फर्स्ट कॉल कर दिया, इस तरह से किया। तो ये सब क्या हो गया, ये सब पर्सनल अकाउंट हो गए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज व्हाट, आपको आंसर पता है, दैट इज पर्सनल अकाउंट। और क्यों है पर्सनल अकाउंट, वो कॉन्सेप्ट भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। तो जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है, तो दैट इज डेबिटेड विद द कॉल्ड अप अमाउंट। किससे, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो, आप फॉरफिट करने वाले हो, मतलब किसी का शेयर्स वापस लेने वाले हो। अब उस शेयर्स पे ऑलरेडी उस पर्सन ने कुछ पैसा दे दिया है आपको, अब कुछ नहीं दे पा रहा है, यही तो बात है। तो कुछ दे दिया, कुछ नहीं दे दिया, दो बात हो गई। और आपने कुछ मंगाया था, तो टोटल आपने जितना मंगाया होगा उसी में से तो उसने कुछ दिया होगा और कुछ नहीं दिया होगा। तो आप इसीलिए शेयर कैपिटल अकाउंट जब डेबिट करते हैं तो किस अमाउंट से करते हैं, कॉल्ड अप। हमने मंगाया कितना था, अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप हो गया, इतना मंगाया था, टू कॉल्स इन एरियर्स, मतलब कौन सा अमाउंट वो नहीं पे कर पाया, चाहे अलॉटमेंट का नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल का, सेकंड जो भी नहीं दे पाया वो हमने कर दिया। टू शेयर फॉरफिटर, इतना अमाउंट शेयर, टू कॉल्स इन एरियर का मतलब इतना नहीं दे पाया। टू शेयर फॉरफिचर मतलब इतना ऑलरेडी उसने शेयर्स उसने दे दिया। तो कॉल्ड अप इतना मंगाया था, इतना नहीं दिया, इतना दे दिया, है ना, यही तो एंट्री हो जाती है। तो इस हिसाब से इसको कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर से कहते हैं। क्लियर है, द लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, सरप्लस इज ट्रांसफर टू। तो हमने शेयर्स को क्या किया, री इशू किया। तो जब शेयर्स को री इशू किया तो उससे, अब री इशू करेंगे तो उसको डिस्काउंट पे किया होगा तो लॉस हुआ होगा, लेकिन ये जो पूरा अमाउंट है ना वो फॉरफिटेड अमाउंट से कम है। अब देखो फॉरफिटेड अमाउंट होता कौन सा है, मैंने पहले ही बता दिया, अभी आपको बताया कि शेयर फॉरफिटेड की एंट्री जब आप करते हो तो कैसे करते हो, क्या कहते हो आप भाई कि हमने मंगाया इतना पैसा था और मिस्टर ए ने इतना दिया और इतना नहीं दिया। तो जितना उसने दे दिया उसको किस अकाउंट में ले जाते हो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। और जो नहीं दे पाया है ना उसको क्या कहते हो, कॉल्स इन एरियर्स कह देते हो, या जो भी आप कह दो, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जो भी, सॉरी एप्लीकेशन नहीं, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो भी वो पेमेंट नहीं किया उसका नाम भी आप लिख सकते हो। तो देने वाले पोर्शन को आप कहाँ लिख रहे हो, शेयर फॉरफिटेड में, ना देने वाले पोर्शन को कहाँ लिख रहे हो, कॉल सिनेरियर में, और टोटल जो जितना मंगाया तो उसको कहाँ लिखे, शेयर कैपिटल में।
राइट। अब बात कह रहा है कि आपने री इशू किया, लेकिन री इशू किया आपने तो जिस भी प्राइस पे किया वो अमाउंट फॉरफिटेड अमाउंट से कम ही रहा, और फॉरफिटेड अमाउंट में आपने क्या लिखा था, जितना पैसा उस पर्सन से आपने रिसीव कर लिया था, तो मतलब सरप्लस हो गया आपको, राइट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, तो सरप्लस हुआ ना। आपने एक पर्सन से 10, मान लीजिए ऐसे समझिए ए थे, ए से आपने 10 रुपये मंगाया था, उसने सिर्फ 4 रुपये दिए, 6 रुपये नहीं दिए, है ना, 4 पे कर दिए, 6 नहीं पे किया, तो ये 6 क्या हो गया, डिफ़ॉल्टर हो गए। और इधर आपने क्या कर दिया, 4 रुपीज़ आपने इनसे रिसीव कर ली है। अब आपने शेयर को री इशू किया, शेयर को जब आपने री इशू किया तो आपने कर दिया कितने पे, मान लीजिए आपने 5 रुपीज़ पे री इशू कर दिया, है ना। 5 रुपीज़ पे करेंगे तो 4 रुपीज़ का, मैं मान लीजिए आपने 3 रुपीज़ पे इशू कर दिया। अब 3 रुपीज़ पे इशू किया और 4 रुपीज़ ऑलरेडी आप पा चुके हैं उसी शेयर से, तो आपका एक एक्स्ट्रा मिला है आपको ना, तो वो सरप्लस आपके लिए हो गया। तो उस सरप्लस की बात कर रहा है, तो वो अमाउंट कहाँ जाएगा, वो जाता है आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेयर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं कंपनी के। दो शेयर्स विच आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आप वो बताओ, वो शेयर्स के बारे में बताओ जो कि इशू किया जाता है कंपनी के उस प्रॉफिट से जो कि एक्यूमुलेट है और डिस्ट्रीब्यूट अभी किसी को नहीं किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो ऑलरेडी आपकी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनको आपने कुछ शेयर्स इशू किया, उस शेयर्स, जो कुछ शेयर्स आपने इशू किया वो कहाँ से इशू किया है, एक प्रॉफिट्स में से इशू किया है, जो प्रॉफिट आपने कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, और फ्री में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब उनसे कुछ लिया नहीं है, फ्री में उनको शेयर इशू कर दिया। हम किसी को शेयर इशू करते तो उससे पैसे लेते हैं ना, तो यहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में इशू कर दिया है, तो उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट में हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिविडेंड, तो बांटना इनको डिविडेंड था, पर हमने क्या दे दिया, शेयर दे दिया, वही तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम देंगे, तो दैट इज बोनस शेयर्स। नेक्स्ट है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस इक्वल टू देयर फेस वैल्यू इज कॉल्ड। तो जब शेयर्स को इशू किया जाता है जितनी उसकी फेस पे वैल्यू लिखी है उतने पे, तो उसको हम कहते हैं शेयर्स इशूड एट पार। और जब फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा तो प्रीमियम, फेस वैल्यू से कम होगा तो डिस्काउंट। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस मोर देन देयर फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड व्हाट, प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू एम्प्लॉयज और अ डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आपकी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को इक्विटी शेयर इशू किया है, और वो भी जो इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को, वो डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। मार्केट में वो 10 रुपये में मिल जाएंगे और हम अपने एम्प्लॉय को 8 रुपये में दे रहे हैं, वो शेयर्स डिस्काउंट पे दे रहे हैं, है ना। और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, या हम किसी ऐसे पर्पज़ के लिए दे रहे हैं उसको शेयर्स जिसके लिए मुझे उन्हें कैश पेमेंट करना था, तो कैश की जगह हम अपने एम्प्लॉय को या अपने डायरेक्टर को क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, वो भी डिस्काउंट में दे रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो देखिए, जब अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ही डायरेक्टर्स को, मतलब अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बेसिकली, जब हम उनके काम की वजह से शेयर्स देते हैं, उनको ऑफ़र करते हैं, वो भी कम प्राइस पर, डिस्काउंट पे, तो उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्यों स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, क्योंकि स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना। तो आपने हमारे कंपनी में के लिए बहुत काम किया है, इसीलिए हम आपको क्या दे रहे हैं, अपनी कंपनी में ओनरशिप की पोजीशन दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो इक्विटी शेयर्स हम आपको दे रहे हैं, तो हम लोगों से तो बहुत लेते, पर हम आपको कम में देंगे। क्यों, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है हमारे साथ, इसीलिए हम अपने हमारे एम्प्लॉय हो, हम आपको ओनरशिप देंगे, तो दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर। इसके लिए बहुत सारे प्लान आता है, SWIP मतलब स्वैप आता है, स्टॉक ऑप्शन प्लान जिसे कहते हैं, ये सब भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग द शेयर्स अवे फ्रॉम द मेंबर्स रिप्रेजेंट टू। मेंबर्स से शेयर्स को वापस ले लेना क्या कहलाता है, हमें पता है, दैट इज फॉरफिचर ऑफ शेयर्स कहलाता है। ठीक है, लेन ऑफ शेयर्स मतलब बंधक बनाना, शेयर्स को जब्त कर लेना, इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी कैन बाय बैक इट्स शेयर्स फ्रॉम। कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक, खरीद लेती है, खरीदना, वापस खरीदना, तो कर सकती है, किससे कर सकती है, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनसे कर सकती है, मार्केट से खरीद सकती है वापस से, या फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ टू होम शेयर्स हैव बीन इशूड टू स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन या स्वेट इक्विटी, या अपने उस एम्प्लॉयज़ से जिसको स्टॉक ऑप्शन या स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए गए थे उनसे ही खरीद ले वापस, तो ऐसा कर सकती है कंपनी, बायबैक कर सकती है, यस। तो ऑल ऑफ द अबव, इनमें से किसी से भी वो बायबैक कर सकती है, किसी से भी अपने शेयर्स को वापस खरीद सकती है, सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस वहाँ ऑलरेडी मेंशन है कि कंपनी कब बायबैक कर सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड बाय ईयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर कंपनी इशू करना चाहती है तो उसको अपनी मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, राइट। मतलब 75% लोग उनकी वोटिंग पड़ जाए कि हाँ भाई स्वेट इक्विटी शेयर को इशू किया जाए,
तभी कर सकती है, दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन। द सम टोटल ऑफ मनी रेज बाय अ कंपनी फ्रॉम सेलिंग शेयर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड। तो आप कुछ पैसे रेज करने के लिए, कंपनी कुछ पैसा रेज करना चाहती है, कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहती है, उसके लिए वो शेयर्स पब्लिक में इशू करती है, उसको क्या कहेंगे, कैपिटल, है ना। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स, तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम समझिए, है ना। तो ये जो प्रीमियम पे इशू किया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपने किया था, उसको आप बैलेंस शीट में किस साइड दिखाएंगे, सो आंसर विल बी व्हाट, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, है ना। और डिस्काउंट ऑन इशू होता है या रीइशू डिवेंचर्स वगैरह का होता है, तो वो सब आपका उस साइड चला जाता है, एसेट साइड में। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, शेयर्स को हम फॉरफिट कर सकते हैं, कब कर देंगे, तो आंसर हमको पता है सारे ऑप्शंस में, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, हमने आपसे पैसे मांगे थे, आपने नहीं दिए, इसी वजह से हमने आपके शेयर्स वापस ले लिए। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में अगर कुछ पैसा बचा है आफ्टर द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू, उसको किस अकाउंट में ले जाएंगे, पहले बात समझिएगा कि जैसे मेरे पास मैंने कुछ शेयर्स को फॉरफिट करके रखा था, 200 शेयर्स थे जिनको मैंने फॉरफिट करके रखा था, ठीक है, लोगों से ले लिया था, 200 शेयर्स को मेरे पास रखा हुआ है, फॉरफिटेड शेयर है। इस 200 में से मैं 150 शेयर्स को री इशू कर दिया, ठीक है, 150 शेयर्स को री इशू कर दिया, तो जिसको तो मैंने री इशू कर दिया उसकी तो बात अलग हो गई, लेकिन जिसको मैंने री इशू नहीं किया, मतलब 50 से शेयर्स हैं जो अभी भी री इशू नहीं किए गए हैं, वो ऑलरेडी वैसे पड़े हुए हैं, उसको आप किस अकाउंट में ले जाएंगे, तो दैट इज गोज इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो फॉरफिटेड शेयर्स का कह रहा है बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू, तो जो पैसा बचा होगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट अलाउड ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू। अगर आपने फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पे अलाउ किया है तो ये किस अकाउंट को डेबिट करेगा, तो आंसर विल बी व्हाट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट करेगा। डिस्काउंट मतलब आपने जो री इशू किया है वो किस पे किया है, डिस्काउंट पे किया है। तो देखिए एंट्री उसकी कैसे बनती है, री इशू फॉरफिटेड शेयर्स की एंट्री कैसे होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमने किस अकाउंट को डेबिट किया, फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट किया है, सो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ व्हाट, तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल, पेड अप कैपिटल आपका आंसर हो जाएगा। ऑथराइज तो मैक्सिमम लिमिट है, उसको तो हम इशू ही नहीं किए ना, उसमें से कुछ पोर्शन इशू करते हैं, कॉल करते हैं, फिर पेड अप होती है। तो फॉरफिटेड शेयर्स आपने जो पे किया गया था, अगर उसमें से कुछ शेयर्स को हटा दोगे तो कम ही हो जाएंगे, तो पेड अप कैपिटल में रिडक्शन होती है। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ, आपको पता है आंसर, शेयर्स को फॉरफिट किया गया तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा तो किससे, तो हमने मांगे थे कितने, तो उसी से तो करेंगे, तो आंसर इज व्हाट, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ shares। and issue of shares that is not a public issue but offered to a selected group of person is called, मैं कंपनी हूँ, मैंने शेयर्स को इशू किया, पर मैं जो शेयर इशू कर रही हूँ पब्लिक में नहीं इशू कर रही हूँ कि कोई भी खरीद ले, मैंने कुछ स्पेसिफिक ग्रुप को, इंस्टीट्यूशंस को, कुछ लोगों को सेलेक्ट किया और बोला आप ही मेरे शेयर खरीदो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, है ना। हमारे कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, उन्हीं को मैंने शेयर्स को सेल किया है, तो ऐसा प्राइवेट कंपनीज़ के लिए होता है। प्राइवेट कंपनीज़ प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ही शेयर्स इशू करती हैं, वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, वो अपने रिलेटिव, अपने नोन लोगों को करती हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास दो चीज़ हो जाती है, एक तो उनके पास राइट है कि भाई डिविडेंड जब बटेगा तो सबसे पहले उनको मिलेगा, दूसरा जब कंपनी कभी बंद होने को आएगी ना, तो जब पेमेंट होने लगेगा, सबका पे ऑफ होगा, तो क्रेडिटर वगैरह का पे ऑफ होने के बाद ओनर्स में जब बात होगी पेमेंट करने की, तो पहले मुझे पेमेंट मिलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर को पहले नहीं मिलेगी, पहले मुझे मिलेगी। तो ये इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड, तो मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से जो शेयर होल्डर है अपनी मर्जी से अपने शेयर्स को जाके कंपनी में रिटर्न कर दिया कि भाई अब मुझे ये शेयर्स नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सरेंडर ऑफ शेयर, सरेंडर कर दिया कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इनमें से कौन सा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट नहीं होता है, सो आंसर विल बी व्हाट, फॉरफिटेड शेयर्स, राइट, क्योंकि वो हट जाता है, आपको हटा देते हो उसको। नेक्स्ट है
पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इंक्लूड, तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन में क्या क्या इंक्लूड है, प्रॉस्पेक्टस को इशू करना, एप्लीकेशन रिसीव करना, फिर उन लोगों का अलॉटमेंट करना। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन में तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एट द लास्ट इन शोन, तो बैलेंस शीट में आपकी जो लाइबिलिटी साइड होती है, क्योंकि शेयर कैपिटल की साइड दिखता है, लाइबिलिटी साइड दिखता है। और लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल क्यों दिखता है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उसकी वजह से दिखता है। वो कहता है कंपनी अलग है और बाकी लोग अलग हैं, है ना, ओनर अलग हैं। तो ओनर ने कैपिटल दिया है, तो कंपनी जो कि एक अलग पर्सन है उसकी लाइबिलिटी बनती है कि उसको वापस करे, इसीलिए शेयर कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लास्ट में क्या दिखेगा, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज व्हाट। तो नॉमिनल शेयर कैपिटल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। नॉमिनल शेयर कैपिटल होता है कि ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इसी को तो नॉमिनल शेयर कैपिटल कहते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू, मैक्सिमम अमाउंट, तो वो ऑथराइज कैपिटल ही तो कहलाती है, तो दैट इज नॉमिनल कैपिटल। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। तो शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स अलॉट किए गए हैं उसके बेसिस पर उनकी लायबिलिटी कहाँ तक लिमिट है, कितना तक उनकी लायबिलिटी बनती है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो उनको पे ऑफ करना पड़ेगा, तो दैट इज़ फेस वैल्यू। जितने के भी शेयर्स आपको अलॉट किए गए हैं, आपके नाम पे हैं, उतने के लिए आप क्या बन गए, आप लाइबल बन गए। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड, तो कंपनी की जो कैपिटल अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड होती है उसको क्या कहते हैं, हमें पता है, दैट इज शेयर्स। नेक्स्ट है शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी, तो शेयर होल्डर्स कंपनी से क्या रिसीव करते हैं, दे रिसीव्ड डिविडेंड, है ना। और डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट। कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी क्या नहीं इशू कर सकती है, तो कंपनी कभी भी इक्विटी शेयर्स, रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही देखा था, पहले ही हमने इसको डिस्कस कर लिया है, राइट। नेक्स्ट है टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स रेट इन अ कंपनी, कंपनी में किसको डिविडेंड फिक्स रेट से मिलता है, तो वो कौन होंगे, जिनके पास प्रेफरेंस राइट होगा, प्रेफरेंशियल, है ना, प्रेफरेंस मिलेगी हर चीज़ में सबसे आगे आप, तो इनको फिक्स मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। Next is the shares on which there is no any prefixed rate of dividend is decided, but the rate of dividend is fluctuating every year according to availability of profit, such shares are called। मतलब ये वो लोग होते हैं जिनका जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता है, कोई फिक्स रेट नहीं होता है, बल्कि वो टाइम टू टाइम फ्लैक्चुएट होता रहता है। और ये फ्लैक्चुएशन इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी ने उस साल कितना प्रॉफिट कमाया है। तो इस तरह के शेयर्स को क्या कहते हैं, तो इस तरह के शेयर्स कहलाते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कंपनी ने कितना कमाया है और कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि इस प्रॉफिट को इस बार बांटेगी भी कि नहीं बांटेगी, इस बात पर डिविडेंड डिसाइड करता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।